हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे शीत ध्रुवीयता का अंत। इस पर हम लोग इन लेक्चरों को देख रहे थे। काफी कुछ हमने इसमें देख चुके थे, पढ़ चुके थे, बात कर चुके थे। क्लियर है? तो हमने साम्यवाद के शासन को और शॉक थ्योरी को हमने देखा कि शॉक थ्योरी आपके कैसे निकल कर आई, क्या उसने आपके परिमाण दिए और उनका कंक्लूजन क्या था, कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है और आगे देखना है। ठीक है कि नहीं? किस तरीके से आगे। ठीक है। फिर उसके बाद सब थ्योरी के हमने जो आपके परिमाण थे वो देख लिए कि उनका रिजल्टेंट क्या था, कैसे उनके परिमाण आए, उन पर हम लोगों ने बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली, इन पर एक एक करके बात कर ली और इनको देख लिया कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। ठीक है, देख लिया कैसे जन्म लिया शक थ्योरी ने। अब आगे बढ़ते हैं, इससे क्या हुआ, क्या उसके बदलाव नजर आए, ये हम इनको देख सकते हैं। आर्थिक बदलाव की बड़ी प्राथमिकता दी गई और पर्याप्त ध्यान भी दिया गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य प्राथमिकता नहीं हो सकता, इसलिए सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया। जब कहीं हड़बड़ी में कोई चीज बनती है तो कुछ ना कुछ उसमें एक दिक्कत या बहुत जल्दबाजी में वो फैसला हम लोग नहीं ले पाते जो उचित हो, या भविष्य के साथ शायद वो प्रासंगिक ना रहे। ऐसा ही फैसला यहाँ लिया गया। रूस जैसे देशों में कार्यपालिका का प्रमुख यह किसको बनाया गया? राष्ट्रपति को। और भारत में कार्यपालिका प्रमुख कौन है? पीएम है। इसके उनके हाथ में हर संभव शक्ति थाम दी गई, जो भी शक्ति है उनको थमा दो हर संभव। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। मध्य एशिया देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त की थी। इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान राष्ट्रपतियों ने 10 वर्षों के लिए अपने इस पद को बहाल किया। इसके बाद समय समय को वो अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति का विरोध की अनुमति दी। अधिकतर देशों में न्यायिक और सांस्कृतिक और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करना अभी भी बाकी है। कैसा है? ये सारी चीजें बाकी हैं और उसी हिसाब से हमने इनको, तो रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाएं सन 2000 यानी के आजादी के 10 साल बाद शुरू खड़ी की गई। इन्हें अधिकांश देशों में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का कारण खनिज तेल, गैस, धातु संसाधनों का निर्यात था। ये सारी चीजों को इसमें रखा गया। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने देश की पाइपलाइन से गुजरकर फायदा होगा। एवज में हद तक विनिर्माण का कार्य फिर शुरू हो गया। कैसा है विनिर्माण? संघर्ष और तनाव। संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष वाले क्षेत्र में हैं। इन गणराज्यों में गृह युद्ध और बगावत को झेलना पड़ा। कैसे था? जो इनका गृह युद्ध है और जो उनकी बगावत है वो झेलना पड़ा। इसके साथ ही देश में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ गई। इससे स्थिति और जटिल हो गई। जब आपके यहाँ किसी भारी चीजों का इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो चीजें थोड़ी सी दिक्कत करती हैं, चीजें अपना रुख या अपनी चीजों को घुमा पाती हैं। क्लियर है? रूस के दो दो गणराज्य चैन्य और किर्गिस्तान अलगाववादी आंदोलन चले। मॉर्को ने चैतन्य विद्रोह से निपटाने के जो तरीके अपनाए थे, जिसे गैर जिम्मेदार तरीके से बराबरी
चेचन विद्रोह से निपटने के तरीके जो अपनाए गए, जिन्हें गैर तरीके से सैन्य बमबारी की, मानव अधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन उसमें आजादी की आवाज को नहीं दबाया गया। मध्य एशिया में कजाकिस्तान 10 वर्ष यानी कि 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे थे। अजरबैजान का एक प्रांत नगरों का नाकवार गुजरा, यहाँ तक कि कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग हो गए और अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। अजरबैजान में 2 प्रांत की स्वतंत्र चाहते थे और गृह युद्ध लड़ रहे थे। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहा था। कई देश और प्रांत नदी के जल पे सवाल पर आपस में भिड़े हुए थे। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल और आम नागरिकों का जीवन सुधूर रहा था। मध्य एशिया गणराज्य में हाइड्रोकार्बनिक यानी कि पेट्रोलियम संसाधन के विशाल भंडार इन गणराज्यों के आर्थिक लाभ हुआ। अब जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हमारी चीजें होंगी, इसी कारण से इस क्षेत्र में ताकतें और तेल कंपनी की आपस प्रतिस्पर्धा में अड़ भी चली। रूस, चीन, अफगानिस्तान से, पश्चिमी एशिया से ये नजदीक हैं। ये कैसे हैं? ये सारी चीजें आपकी नजदीक रही। क्लियर है? 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहते थे। उन्होंने ठिकाने के हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया। अफगानिस्तान तथा इराक युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों में अपने विमान उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेशी मानता था। उनका मानना था कि राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन के हित में ये क्षेत्र जुड़े थे। चीनी ने सीमावादी क्षेत्र में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। अब कैसे था? चाइना इधर एंट्री ले रहा है और एंट्री ले रहा है तो दिक्कत करेगा ही। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बंट गया। चेक और स्लोवाकिया 2 देश थे जिन्होंने सबसे गहन संघर्ष वाला बाल्कन क्षेत्र गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। 1991 के बाद यूगोस्लाविया में कई प्रांतों में टूट गया। इसमें शामिल हुआ कजाकिस्तान, स्लोवाकिया, आपके क्रोएशिया ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब सब लोग क्या हो रहे हैं? आपका फ्री हो रहे हैं और फ्री होकर उनको देखने का प्रयास किया। यह नाटो का हस्तक्षेप करना पड़ा। यूगोस्लाविया बमबारी हुई और जातीय संघर्ष का गृह युद्ध ले लिया। क्या किया उसने? जातीय संघर्ष का आपका गृह युद्ध का रूप उसने लिया। अब बात है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। आपको पता है हमारा एक थ्योरी आई है और संविधान में समझौता हुआ अमर शब्द लिखे गए हैं। समाजवाद। आपको पता है हमारे संविधान में समाजवाद का प्रेरक कहां से निकला है? हमारे देश में समाजवाद आया कहां से? तो रूस की जो अवधारणा है उसी से हमने समाजवाद को एक्सेप्ट किया है। भारत ने समाजवाद में समाजवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन भारत के संबंध के रूप में सबसे ज्यादा गहरे थे। भारत को कोई विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ है। रूस भारत का संबंध इतिहास में आपसी विश्वास और साझे का हित का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंधों में देश की जनता को अपेक्षित मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों ने राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ की बाकी गणराज्यों का घर जाने का है। आप इस क्षेत्र में
हिंदी फिल्म गीत सुनते हैं और भारत में जनमानस का एक अंग है। कैसा है? भारत एक इसमें आपका जनमानस का एक अंग के रूप में हमारे सामने उभरा है, गुजरा है, और हमारे सामने वो मिला भी है कि क्या है। क्लियर है? अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, एक बार देख लीजिए कि आपने क्या कुछ पढ़ा, कैसे डिवाइड हुआ, कैसे ये रूल चला, इन सब चीजों पर आप लोग गौर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। देख लिए इतना। उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्म की धूम। सोवियत संघ को विघटित हुए 7 साल बीत गए, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उज्बेक लोगों की तलल मौजूद थी। हिंदुस्तान में कई नई फिल्में रिलीज नहीं हुई, उन्हें चंद हफ्तों के भीतर ही पैराडाइट कॉपी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में उपलब्ध हो जाती थी। ताशकंद के एक बड़े बाजार के नजदीक हिंदी फिल्मों का एक दुकान मोहम्मद शरीफ पत की थी। मोहम्मद शरीफ अफगानी है और पाकिस्तान के सीमा प्रांत शहर के पेशावर रावलपिंडी से मनवाते। उनका कहना है कि यह हिंदी फिल्म बहुत सारे दीवाने हैं। मैं तो कहूंगा कि ताशकंद में 70% लोग फिल्मों को खरीदते हैं। हम लोग रोजाना 1000 वीडियो बेच लेता हूं और मैं अभी 100 वीडियो बेच देता हूं। अभी मैं 1000 वीडियो का ऑर्डर दिया है। उज्बेक लोगों के मध्य एशिया और एशिया का अंग है, उनकी साझी संस्कृति, इसी कारण लोग भारतीय फिल्म को पसंद करते हैं। क्या करते हैं? भारतीय फिल्मों को पसंद करते हैं। साझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्म को हीरो के लिए उज्बेकी लोगों की भागीदारी उज्बेकिस्तान और उनके आश्चर्यजनक बनती है। ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अशोक समर बताते हैं कि जहां भी जाते हैं स्थानीय अधिकारी से मिलते हैं, कबीना मंत्री बातचीत हमेशा ये जिक्र करते हैं कि इससे पता चलता है कि भारतीय फिल्म, संस्कृति, गीत और खास तौर पर राजकुमार घर जाते हैं अधिकांश लोग हिंदी गा लेते हैं, चाहे मालूम ना हो उच्चारण सही है। वे संगीत भी पकड़ लेते हैं। मैंने पाया कि सारे पड़ोसी हिंदी के गीत बजाते हैं और गा लेते हैं। जब मैं उज्बेक आया तो मेरे लिए सचमुच बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। यानी कि उज्बेकों में भारत की भाषा और इस चीजों को लेकर बड़ी ललक थी और बड़ा रूप हमको दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए, अब जब शीत युद्ध हुआ तो शीत युद्ध में भारत और रूस के बीच क्या प्रतिक्रिया रहे, थोड़ा देख लेते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इसमें आलोचना को यह कहने का अवसर भी मिल सकता है कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी रहे। आर्थिक सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों की एक ऐसे वक्त में मदद की जहां मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोर्को और विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने और भी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे संयंत्रों को आर्थिक तकनीकी सहायता दी। उस जमाने में जब हम सोच नहीं सकते, भारत ने जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, तब सोवियत संघ ने रुपए का माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। क्या किया? रुपए को मिलाकर उन्होंने भारत के साथ आपका व्यापार किया, उसको जोड़ने का प्रयास किया कि क्या कुछ है और किस तरीके। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत के रुख में समर्थन दिया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष कर गड़े खास दिनों में 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान मदद की। भारत ने सोवियत संघ की विदेशी नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। सैन्य भारत को सोवियत संघ ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद कोई देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देता। ऐसे टाइम में मदद करी कि जब कोई शायद अपनी टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देता। और यकीन मानिए बहुत सारे मुद्दों पर रूस ने
भारत को उस टाइम मदद करी है जहां भारत स्टैंड नहीं कर पाता। देख रहे, सोवियत संघ ने भारत के लिए कई ऐसे समझौते किए जिनसे भारत संयुक्त रूप से उपकरण तैयार कर सके। संस्कृति, हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकतांत्रिक थे। वे बड़ी भारतीय लेखक और कलाकारों के लिए सोवियत संघ की यात्रा की। रूस, भारत दोनों बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों के देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो या किसी भी देश पर पहला हमला हो, उसी देश के लिए खतरा माने के साथ मिलकर कार्यवाही करें। क्षेत्रताओं को ज्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का समाधान बातचीत से हो। कह रहे अगर मान लीजिए कोई आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो चीजें क्या होनी चाहिए, समाधान और बातें के द्वारा हो जाना चाहिए। हर देश की स्वतंत्र विदेशी नीतियों संयुक्त जैसी राष्ट्र संस्थाएं फैसले लेने के लिए इन संस्थाओं को मौजूदा तकनीकी शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 में भारत रूस सामरिक अंग के रूप में भारत में 80% जो आपके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कैसे हैं, इन सब चीजों पर हस्ताक्षर हुए और वो आपके दस्तावेज के रूप में। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए देख लेते हैं, इतना तक हम देख चुके हैं। भारत को रूस के साथ अपने संबंध बनाने के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं पर आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने के और चीन के संबंध बनाने में संतुलन लाने जैसे मामलों में फायदे हुए। यानी कि उस समय जब हमने रशिया से हाथ मिलाया तो रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत रूस के लिए हथियार दूसरा बड़ा खरीदार देश है। भारतीय सेना को अधिकांश सेना के साजो सामान के रूप में प्राप्त होते थे। चूंकि भारत तेल को आयातित देश में से एक था, इसलिए भारत के लिए रूस महत्वपूर्ण है। उसने तेल की संकट की घड़ी में हमेशा ऊर्जा मदद की और भारत के लिए ऊर्जा आयातित भी किया और बढ़ाने की कोशिश की। ऐसी कोशिशों में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ चला। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल और इलाकों की साझेदारी और विनाश करना भी शामिल है। रूस की परमाणु योजना के लिए महत्वपूर्ण है कि रूस ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता वक्त में क्रायोजेटिक और रॉकेट की मदद की। भारत और रूस में विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदारी कैसी आई, भारत परियोजनाओं में ये साझेदारी। तो रूस का उस टाइम में हमारा साथ देना यकीन मानी हमारे लिए बड़ा फायदा साबित हुआ, क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं था और कोई हमारे साथ खड़ा था, ये बड़ा एक गर्व और क्षण में गौरव। क्लियर है? और हम इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से रूस ने हर पहलू पर भारत की मदद की और ये कोशिश की कि वो सुनिश्चित कर सके। क्लियर है? देख लिया आपने? तो इस तरीके से हमने दो ध्रुवीय देशों के बीच में कैसा अंत हुआ, उन दोनों को हमने देखा। दोनों महाशक्ति को बड़ा अच्छे से पढ़ा। रूस पर थोड़ा फोकस ज्यादा है। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।